नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने पेपर 5वां जो हमारा पेपर चल रहा है पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रम का विकास करिकुलम डेवलपमेंट का, उसमें हमने पहली यूनिट जो है वो पहले कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे दूसरी यूनिट, और दूसरी यूनिट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के मॉडल। पाठ्यक्रम के मॉडल पाठ्यक्रम के मॉडल आज हम पढ़ेंगे। ये जो पूरा पेपर है पूरा पाठ्यक्रम पे निर्भर है और ये ज्यादा टफ आपका नहीं है, लेकिन इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपको होनी चाहिए। आज हम सबसे पहले पाठ्यक्रम के मॉडल में सबसे पहले पढ़ेंगे घर पर आधारित पाठ्यक्रम। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जो घर पर आधारित है। घर पर आधारित पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये अपन को थोड़ा सा देखना है। इसमें क्या है, ये पूरा पाठ्यक्रम जो होता है इसमें जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी बिंदु होते हैं, बच्चे को घर से संबंधित दिए जाते हैं। घर पर आधारित ये होता है और मुख्य रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसका यूज होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से इसका यूज होता है और ये वहां पर लाभप्रद भी होता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ये अन्य चीजों से क्या है थोड़े दूर होते हैं और अन्य चीजों से दूर होने के कारण ये ग्रामीण क्षेत्रों की चीजों को ये आसानी से समझ जाते हैं और इनको इसी प्रकार का जो है वो पाठ्यक्रम दिया जाता है। इसी प्रकार का पाठ्यक्रम इनको दिया जाता है। एक पाठ्यक्रम होता है आपका केंद्र आधारित पाठ्यक्रम। केंद्र आधारित पाठ्यक्रम। केंद्र आधारित पाठ्यक्रम जो होता है आपका, ये आमतौर पर यदि अपन देखें तो बच्चों के अस्पताल, क्लिनिक या बच्चों के लिए केंद्र या विकलांग जो आपके बच्चे होते हैं उनके पुनर्वास केंद्रों पर किया जाता है। यहाँ पर यदि अपन बात करें तो विकलांग बच्चों के स्वास्थ्य पुनर्वास, इससे संबंधित ये होता है। इसमें क्या है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं प्रतिदिन, जिसमें आपके जैसे ओपीडी सेवा वगैरह है। जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अपन देखेंगे तो स्वास्थ्य में ओपीडी जो है सुविधा होती है। ओपीडी मतलब जो हम डॉक्टर के पास जाके डायरेक्ट जो हम पेशेंट को दिखाते हैं उसको अपन ओपीडी बोलते हैं। ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आती हैं। इसमें आपके देखिए आपकी स्वास्थ्य के अंदर देखें तो आपकी भौतिक चिकित्सा भी आ जाएगी, प्राथमिक चिकित्सा भी आ जाएगी और आपकी व्यावसायिक चिकित्सा आ जाएगी, थेरेपी वगैरह आ जाएंगी। ये सारी चीजें आपकी केंद्र आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। और ये जो पुनर्वास होता है, पुनर्वास एक जो गवर्नमेंट के द्वारा विकलांग बच्चों के लिए एक आवास की व्यवस्था की जाती है। किसकी व्यवस्था की जाती है? आवास की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर ऐसे विकलांग बच्चों के लिए जो आवश्यकता जिनको है उनको यहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की, पढ़ाई की सारी सुविधाएं जो है और स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं यहाँ पर इनको सरकार के द्वारा प्राप्त होती है। ये पूर्णतः निःशुल्क होती है, मतलब इसमें किसी प्रकार का चार्ज बच्चे से नहीं लिया जाता है। तो ये केंद्र आधारित जो है वो पाठ्यक्रम होता है। एक बहुविषयक पाठ्यक्रम होता है। एक होता है बहुविषयक पाठ्यक्रम।
बहु विषयक से आप समझ रहे हैं, बहु का मतलब होता है अनेक, और विषय का मतलब होता है विषय या कोई भी टॉपिक। यदि एक से अधिक विषयों को, इसमें क्या होता है, एक से अधिक विषय शामिल होते हैं, एक से अधिक विषय, ये यहाँ पर अपन को ध्यान देने वाली बात है कि एक से अधिक दृष्टिकोण हो, एक से अधिक विषय हो, एक से अधिक टॉपिक हो, बिंदु हो, और यदि उनका हम एक साथ अध्ययन करें, मतलब एक ही जगह पर उनके संबंधित बिंदुओं को हम यूज करें या रखें, तो ये बहु विषयक पाठ्यक्रम शामिल, वो पाठ्यक्रम किया कहा जाता है इसको। और इसमें सभी विषयों से संबंधित, चाहे पढ़ाई हो, समस्याएं हो, वो सब इसके अंदर आती। अगला जो अपन का पाठ्यक्रम, ये जो 3 पाठ्यक्रम है आपके, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आपने ये 3 पाठ्यक्रम पढ़े हैं, 3 पाठ्यक्रम को हमें ध्यान रखना है। एक घर पर आधारित होता है, एक केंद्र पर आधारित होता है, एक बहु विषयक पाठ्यक्रम होता है। घर पर आधारित आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होता है। इसमें सारी चीजें घर पर आधारित जो पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, जो ज्ञान होता है, वो इसके अंदर समाहित होता है। यदि केंद्र आधारित पाठ्यक्रम की हम बात करें तो विकलांग बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधित या पुनर्वास से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, वो सब हमारी केंद्र आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। एक हमारी बहु विषयक पाठ्यक्रम, जिसमें एक से अधिक विषय जो होते हैं आपके, इनको शामिल किया जाता है। अब हमारी इसकी पाठ्यक्रम की आती है विशेषताएं, मतलब ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण ये पाठ्यक्रम जो है वो अच्छा होता है। पाठ्यक्रम की अपन पढ़ेंगे विशेषताएं। यदि हम पहली विशेषता बात करें तो शैक्षणिक और तकनीकी कठोरता। शैक्षिक व तकनीकी कठोरता। यदि अपन इसमें बात करते हैं शैक्षिक का मतलब शिक्षा से होता है, और तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। ये जो हमारी जो पाठ्यक्रम की विशेषता है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि पाठ्यक्रम की इकाइयां जिले द्वारा पहचाने गए प्रमुख शिक्षण मानकों को संबोधित करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। मतलब ये इस प्रकार डिजाइन की जाती हैं कि इनको जो एक, चाहे अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसको एक प्रशिक्षित व्यक्ति या इसको एक टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति ही इसको समझ पाता है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी संबंधी क्या होती है, कठोरता पाई जाती है। एक इसकी दूसरी विशेषता होती है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का मतलब होता है कि जो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित होता है, जो पाठ्यक्रम के अंदर हमने लिखा है, वो पाठ्यक्रम प्रमाणित है। मतलब जो उसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ गलत नहीं है, मतलब वो प्रमाण के साथ प्रमाणित किया गया है। आपको उसमें कोई भी शंका या भ्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक होता है व्यावहारिक शिक्षा। व्यावहारिक शिक्षा मतलब पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चे को, बालक को, विकलांग बच्चों को व्यवहार से संबंधित शिक्षा भी दी जाती है कि उसको घर में किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, उसको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, किससे कैसे बोलना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनका बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, समाज के लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, और पड़ोसी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ये सारी व्यवहारिक शिक्षा जो है वो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। एक होता है सक्रिय अन्वेषण। एक होता है सक्रिय अन्वेषण। अन्वेषण जो होता है, सक्रिय अन्वेषण का मतलब इसमें जैसे अपन देखते हैं कि बीएड या ऐसी चीजें हम करते हैं तो हमारी एक इंटर्नशिप वगैरह होती है। इंटर्नशिप में क्या होती है, हमारी इकाइयां होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टों में उसको डिवाइड किया जाता है, और
ये जो कक्षाएं होती है वो सामाजिक सामुदायिक जो हमारा या सामाजिक जो अन्वेषण होता है, सामाजिक जो लोग होते हैं, सामाजिक जो व्यवहार होता है, उसके साथ ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं। मतलब उस बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाती है जो वो सामाजिक और सामुदायिक अन्वेषण से जुड़ा होता है। एक हमारी विशेषता होती है वयस्क संपर्क। वयस्क संपर्क, वयस्क आप जानते हैं, वयस्क कहते हैं हम जो एक अवस्था वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको अपन बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, लेकिन बुजुर्ग से पहले वाली जवान युवक और बुजुर्ग, इन दोनों के बीच की जो उम्र है उसको अपन एक वयस्क कह सकते हैं। जो पूर्णतः मतलब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसको अपन वयस्क कहते हैं। तो ये वयस्कों से संपर्क हमारा जोड़ता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसी चीजें होती हैं जो बालक को बड़े लोगों के साथ, या जो व्यक्ति वयस्क है, पूर्ण रूपेण विकसित है, परिपक्व है, उसको पूरा ज्ञान है, तो उसके साथ हमारी ये जो पाठ्यक्रम है उसके साथ हमारे संपर्क को बढ़ावा देती है, मतलब उसके साथ हमारा संपर्क बनाती है। और एक इसकी विशेषता होती है मूल्यांकन अभ्यास। मूल्यांकन अभ्यास एक ये विशेषता होती है। मूल्यांकन अभ्यास मतलब जो आपने सिलेबस को पढ़ा है, जिस पाठ्यक्रम को आपने पढ़ा है, उसमें बच्चे का प्रदर्शन क्या रहा है और बच्चा कितना सीखा है, क्या उसको आगे आवश्यकता है, कौन सी चीज का उसको हमें आगे हमें कौन सी चीज उसको सिखानी है, किस प्रकार सिखानी है, इन सब का हम एक एवोल्यूशन कर सकते हैं पाठ्यक्रम के आधार पर। ये हमारे क्या है कि पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। ये हमारी क्या है, पाठ्यक्रम की विशेषताएं है। आगे हमारा जो एक पाठ्यक्रम होता है थोड़ा अलग है ये, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा क्या है जानेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे। पाठ्यक्रम का नाम है ट्रांस डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम। ट्रांस डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम। ये क्या है, इस पाठ्यक्रम की यदि अपन बात करें, डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम, यदि अपन इस पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, तो ये मुख्य विषयों के बीच की सीमाओं को ये क्या करता है, हटाता है। मुख्य विषयों के जो आपके मुख्य पॉइंट होते हैं, मुख्य विषय होते हैं, कि सीमाओं को हटाता है। सीमा का मतलब जानते हैं, जैसे मुख्य विषय की एक क्या बॉर्डर लाइन है कि भाई ये यहां तक जा सकता है, ये मुख्य विषय यहां तक आ सकता है, तो वहां तक की जो सीमा है उसको ये क्या करता है, हटाता है और नए संदर्भों का निर्माण करता है। ये नए संदर्भों का निर्माण करता है, नए संदर्भों का निर्माण करता है। ये वास्तविक दुनिया में कोई नई चीज जो है वो लाता है। और इसमें जैसे माना कि यदि अपन उदाहरण के लिए देखें तो पिछली सदी में कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर पाठ्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत किया गया है। जैसे कोई भी दो पाठ्यक्रम है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये मुख्य विषय की सीमाओं को हटाता है। माना कि आपके पास में दो पाठ्यक्रम है, एक पाठ्यक्रम ये है और एक पाठ्यक्रम ये है, लेकिन आगे जाके हमने क्या किया, ट्रांस डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन दोनों पाठ्यक्रमों को क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया। इनको क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया। और एकीकृत करने के बाद में इनको एक पाठ्यक्रम के रूप में बना दिया, तो ये पाठ्यक्रम आपका क्या कहलाएगा, ये ट्रांस डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम कहलाता है। ये इसको आप शॉर्ट रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये दो को एक मिलाने पर ये आपका आता है। अब इसमें अपन को प्रौद्योगिकी की भूमिका और आपको पढ़नी है कि पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या होती है।
पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी की भूमिका। सबसे पहले अपन को देखना है कि भाई प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो प्रौद्योगिकी का मैं आपको सामान्य अर्थ बता देता हूँ कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हम आईटी के रूप में जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं कि ये प्रौद्योगिकी होती है। प्रौद्योगिकी मतलब आप डिजिटल रूप से पाठ्यक्रम को चला रहे हैं। कैसे रूप से पाठ्यक्रम को चला रहे हैं? डिजिटल रूप से। डिजिटल मतलब वो कंप्यूटराइज हो सकता है। जैसे माना कि आज हम आपको यहाँ पर आपको एक YouTube के द्वारा हम एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं और ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है, मतलब ये आपके पूरे पाठ्यक्रम में शामिल है। और ये पाठ्यक्रम में शामिल वाली चीजों को हम आपको एक YouTube चैनल के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये पूरा जो पाठ्यक्रम है ये प्रौद्योगिकी की सहायता से आपके पास जा रहा है, मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। तो ये जो आईटी के द्वारा जो आपको पहुंच रहा है, तो पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी की भूमिका रही या न रही, ये अपन को देखना है कि यदि हमारे पास में आईटी नहीं होती, मतलब प्रौद्योगिकी नहीं होती, तो मैं इस पाठ्यक्रम को, मैं इन चीजों को आप लोगों तक कैसे पहुंचा पाता, मतलब इसको पहुंचाने में मैं असमर्थ होता। तो इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो अपन को देखना है, क्या क्या भूमिका है। एक तो ई लर्निंग सामग्री का विकास करना। ई लर्निंग सामग्री, ई लर्निंग सामग्री का विकास। अब ई लर्निंग सामग्री क्या होती है भाई? ई का मतलब होता है इजी और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। और जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर ई शब्द का प्रयोग हो जाए वो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है। जैसे माना कि पहले रिचार्ज होते थे मोबाइल, ठीक है ना, तो रिचार्ज होते थे तो एक कागज का इतना बड़ा टोकन आता था, कूपन आता था, उसमें एक विशेष प्रकार का नंबर होता था। उस नंबर को हम मोबाइल में लगाते थे और उससे वो रिचार्ज हो जाता था, मतलब वो पैसा उसमें आ जाता था। लेकिन इसके बाद में चल गए ई रिचार्ज। इसके बाद में क्या चल गए? ई रिचार्ज। ई रिचार्ज का मतलब हो गया है इजी रिचार्ज। इजी रिचार्ज मतलब आपको वो कागज का टुकड़ा, वो टोकन, वो नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। एक आपको इसके स्टोर पर जाना है, दुकान पर जाना है, वो आपको अपने मोबाइल से आपके मोबाइल में जो है वो रिचार्ज कर देगा, मतलब पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो जहां पर ई जो शब्द लग रहा है, ई का मतलब टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे माना कि आप एक बाजार से बुक लेकर आए पढ़ने की, माना कि आज आप एसटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो इसकी आप एक बुक लेकर आए बाजार से, तो ये तो हो गया आपका लर्निंग मटेरियल, मतलब आप सीखने के लिए, पढ़ने के लिए लेकर आए। लेकिन यदि ये बुक मैंने आपको एक पीडीएफ रूप में या एक वीडियो के रूप में आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ये जो वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूं, ये सब ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ई लर्निंग। तो ई लर्निंग सामग्री का विकास हमारे किसके द्वारा हुआ है? प्रौद्योगिकी के द्वारा हुआ है। ऑडियो वीडियो उपलब्ध होना, ऑडियो व वीडियो उपलब्ध होना। प्रौद्योगिकी के द्वारा हमको ऑडियो और वीडियो उपलब्ध होने लगे, मतलब हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, मतलब हमको किसी भी फिजिकल रूप से किसी नोट या बुक या नोटबुक इनकी जरूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्ट, जैसे माना कि आपको पेपर 5 की यूनिट सेकंड पढ़नी है, आपने हमारे YouTube चैनल पर ये सर्च किया और आपको ये मिल गई, आपने उसकी वीडियो देखी और आपने अपनी पढ़ाई कर ली। तो ये इसमें किसका योगदान रहा? आपके प्रौद्योगिकी का योगदान रहा। नंबर 3 पर आती है आपकी शिक्षण सॉफ्टवेयर का उपयोग। शिक्षण सॉफ्टवेयर का उपयोग, मतलब पढ़ाई के लिए अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर बन गए।
आपने वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में डाल लिया और उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे माना कि यदि मोबाइल के लिए आप ऐप डालते हो, ये ऐप डालते हैं, ये भी एक तरीके की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। यदि आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप है चाहे डेस्कटॉप है, तो उसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और यदि आप इसी काम को मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐप बोलते हैं। तो अनेक प्रकार के ऐप, जैसे माना कि अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपने किसी भी कोचिंग का कोई ऐप ले लिया, खरीद लिया, आप उस ऐप के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारा शिक्षण सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है वहां पर। और इसके बाद में हमारा आ जाता है ऑनलाइन अध्ययन। ये भी आपका प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो पाए। आज आप ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं, ऑनलाइन में दो तरह की चीजें आती हैं, जैसे एक रिकॉर्डेड वीडियो और एक होता है लाइव। इसके अंदर लाइव भी आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, लाइव भी आ जाएगा। यदि कोई भी कोचिंग संस्थान के द्वारा, जैसे आज माना कि हम आपको यदि लाइव प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दें, लाइव चालू कर दें, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका ऑनलाइन अध्ययन के पर आधारित हो जाएगा। ये चीजें हमारी किसके द्वारा संभव हो पाई, ये चीजें हमारी प्रौद्योगिकी के द्वारा संभव हो पाई। मतलब कुल मिलाकर आईटी का जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में क्या होता है, योगदान होता है। ये 3-4 चीजें आप यहाँ पर याद कर लो, आपके लिए ये 3-4 चीजें बहुत हो जाएंगी। ये तो हमारी प्रौद्योगिकी की भूमिका हो गई किसमें, पाठ्यक्रम। अब अपन को पढ़ना है कि पाठ्यक्रम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। पाठ्यक्रम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक की भी भूमिका होती है। आपको पता है कि आईटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक शिक्षक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी प्रकार से आपको स्टडी नहीं कराएगा, अध्ययन नहीं कराएगा, तो आपकी आईटी भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। तो पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका, पाठ्यक्रम विकास में आपको पता है कि जो शिक्षक होता है ये हमारा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है पाठ्यक्रम के लिए। शिक्षक जो होता है ये आपका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। शिक्षक जो है, चाहे आपकी बात आती है आपके पाठ्यक्रम निर्धारण की, ठीक है ना, चाहे वह बात आती है आपकी शिक्षण की, चाहे बात आती है आपकी मूल्यांकन की, चाहे बात आपकी किसी भी चीज की आती है, लेकिन शिक्षक का जो स्थान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो पाठ्यक्रम का निर्धारण भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है और उस पाठ्यक्रम को पढ़ाया भी जाता है और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। मतलब सबसे पहले तो पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है कौन, एक शिक्षक। और पाठ्यक्रम का निर्धारण का मतलब हो गया कि इस बच्चे को ये चीज पढ़ाई जाएगी, इस क्लास के अंदर ये सिलेबस रहेगा, इस क्लास का लेवल ये रहेगा, ये सारी चीजों का निर्धारण करता है कौन, एक शिक्षक। और इसी निर्धारण करने के बाद में इसको शिक्षण कार्य कराने का, मतलब इसको पढ़ाने का दायित्व होता है किसका, शिक्षक का। और इसके बाद जब वो अपना शिक्षण कार्य कंप्लीट कर लेता है तो उसको जब चेक करना होता है कि भाई बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चा कितना पढ़ा है, तो ये सारी चीजों का जो मूल्यांकन करेगा टीचर, तो वो मूल्यांकन भी टीचर ही कर पाएगा। मतलब मूल्यांकन करने में भी टीचर की अहम भूमिका होती है, टीचर के बिना ये कार्य संभव नहीं है। तो अपन को ये पता चल गया कि भाई पाठ्यक्रम में
आप जो टीचर है उसकी बहुत भागीदारी होती है। एक दूसरी बात यह कि शिक्षक के पास इसमें बहुत सारे दायित्व और काम निर्धारित होते हैं। इनके दायित्व होते हैं शिक्षक के कार्य व दायित्व, मतलब शिक्षक को बहुत सारे कार्य इसके अंदर करने, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभानी होती है। जैसे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को पाठ्यक्रम के बारे में समझाना है, बच्चे को पढ़ाने के बाद में जब उसका हम मूल्यांकन करें तो उसकी सराहना करनी है। जैसे पढ़ाना है, ठीक है ना, सिखाना है और सराहना। जब बालक का जब कोई भी टीचर मूल्यांकन करता है तो उसकी वो सराहना अवश्य करता है, यदि वो बालक जो है यदि उसका जवाब देता है तो। अंत में यदि कोई भी पाठ्यक्रम पूर्णतः परिपूर्ण नहीं होता तो छात्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नहीं होता या आलोचना से मुक्त नहीं होता, लेकिन प्रभावी होने के लिए उसे शिक्षक द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए तथा अभिभावक और समुदाय द्वारा उसे शैक्षणिक रूप से मान्य माना जाना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है या उसकी आलोचना अधिक हो जाती है। आलोचना मतलब लोग उस पाठ्यक्रम की बुराई करने लग जाते हैं। छात्रों के लिए हो सकता है कि वो सभी तरह से उपयुक्त ना हो, लेकिन यदि उसका प्रभाव अच्छा है, यदि वो कैसा है, प्रभावी है, तो उसे शिक्षक के द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम का चयन कर लेना चाहिए। और हमारी सरकार के द्वारा भी, मतलब हमारी जो भी संस्थाएं, हमारी गवर्नमेंट संस्थाएं जो हमारी पाठ्यक्रम को अप्रूव करती हैं, उनको भी इसे क्या करना चाहिए, प्रमाणित कर देना चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक आता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया शिक्षक की भूमिका का। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम जो है हमारा विभिन्न परिवेशों में शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम। विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें अपन देखिए, इसमें अपन कौन कौन सी चीजों का पढ़ेंगे। अपन इसमें विशेष विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। विशेष विद्यालय क्या होते हैं, ठीक है ना। विशेष विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। घर के परिवेश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है पाठ्यक्रम के लिए, बालक के शिक्षण के लिए घर का परिवेश बहुत जरूरी होता है, अच्छा होना। समावेशी विद्यालय के बारे में अपन पढ़ेंगे। समावेशी विद्यालय के बारे में अपन पढ़ेंगे। और कोई भी महामारी वगैरह जो होती है, महामारी के बारे में अपन पढ़ेंगे। और अन्य आपदाओं, वे अन्य आपदाओं में शिक्षण, ये चीजें अपन को क्या है इसके अंदर पढ़नी है। इसमें कौन कौन सी चीजें अपन को पढ़नी है, ये चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि तो हमको इसमें विशेष विद्यालय के बारे में पढ़ना है, घर के परिवेश के बारे में पढ़ना है, समावेशी विद्यालय, महामारी और अन्य आपदाओं में शिक्षण कार्य जो है वो किस प्रकार हमारा होता है, ये सारी चीजें जो हैं वो अपन को इसके अंदर पढ़ने हैं। अपन एक एक चीज को इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ विशेष विद्यालय, सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय जो है आपको पता है कि ये विशेष बालकों के लिए ही होता है। इसमें विशेष बालक जो है वो अध्ययन करते हैं। विशेष विद्यालयों में यहाँ पर आपको देखिए
शिक्षण की व्यवस्था होती है, ठीक है ना, पुनर्वास की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है, और रोजगार से संबंधित चीजें भी इसमें यहाँ पर आपको व्यावसायिक शिक्षा के रूप में दी जाती है। मतलब यहाँ पर आपको शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा और बालकों के पुनर्वास से संबंधित व्यवस्थाएं भी यहाँ पर रहती हैं, जिसमें आपको खाना पीना, स्वास्थ्य, शिक्षण कार्य, व अन्य, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको निःशुल्क रूप से प्राप्त होती है। इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। यहाँ पर रोजगार के लिए प्लेसमेंट वगैरह होते हैं और शिक्षण कार्य यहाँ पर संपन्न होता है। ये केवल और केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इन विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाती है और इनमें हमारा ये कार्य संपन्न होता है। अब अपन जो है अगली चीज है अपन का घर का परिवेश। आपको पता है कि घर के परिवेश का पाठ्यक्रम पर बहुत प्रभाव रहता है। घर का परिवेश, घर के परिवेश में देखिए, यदि एक जो विकलांग बालक है, कौन सा बालक है, विकलांग बालक है, इस विकलांग बालक के घर में देखिए घर का वातावरण, ठीक है ना, भाई बहन, माता पिता, ठीक है ना, पड़ोसी, ये जो सारी चीजें अपन देख रहे हैं, ये हमारी उस विकलांग बालक के जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करने के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो सही चाहिए। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अनुसार घर का वातावरण होना चाहिए, उसके भाई बहन, माता पिता, पड़ोसी, या उसकी आप इसमें समाज से भी इसको आप जोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो उसके पाठ्यक्रम के उपयुक्त होनी चाहिए। यदि ये पाठ्यक्रम के उपयुक्त है तो जो बालक है वो अपना पाठ्यक्रम आसानी से पूरा कर पाता है, और यदि ये इसके अनुसार नहीं है तो बच्चा जो है उसको पाठ्यक्रम पूरा करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब उसको परेशानी आती है, क्योंकि उसके घर में उसकी सहायता करने वाला या घर में उससे संबंधित उसको चीजें बताने वाला कोई नहीं होता है। तो घर के परिवेश का भी इसमें बहुत प्रभाव होता है। एक आती है इसके अंदर समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय, समावेशी विद्यालय का मतलब मैंने आपको एक दिन और बताया था कि जहां पर सामान्य प्लस विशेष, ये दोनों चीजें जहां पर हो, इन दोनों को हम समावेशी विद्यालय के रूप में जानते हैं। मतलब आपको पता है कि हमारे पूरे भारत में हर स्थान पर, हर जगह पर विशेष बालक जो है वो उपलब्ध होते हैं, मतलब विशेष बालक रहते हैं, विकलांग बच्चे रहते हैं, लेकिन हर जगह पर विशेष विद्यालय की व्यवस्था जो है वो नहीं है। तो ऐसे में जो विशेष बच्चे हैं, विशेष बालक हैं या विकलांग बालक जो हैं, वो अपना शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई कि सामान्य जो स्कूल हैं, जो बच्चे जो सामान्य बच्चे हैं जिन स्कूलों में जो पढ़ते हैं उन्हीं में विशेष बालकों को पढ़ाया जाए। 2-4 बालक हैं और इन दोनों को जोड़कर एक समावेशी विद्यालय का नाम दिया गया, एक समावेशी विद्यालय का नाम दिया गया। और इस समावेशी विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है, समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी शिक्षा जो सामान्य बच्चों के साथ साथ में और विशेष बालकों को भी शिक्षण कार्य करवाया जाए, उस विद्यालय को हम समावेशी विद्यालय कहते हैं, और जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसको हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा इसके अंदर एक चीज और है कि महामारी या कोई आपदा आ जाए तो शिक्षण कार्य किस प्रकार किया जाएगा या पाठ्यक्रम पर उसका क्या असर रहेगा। महामारी या अन्य आपदा,
अभी माना कि अपन थोड़े से पहले जाते हैं और आपको पता है कि 2019-20 में कोरोना जैसी बीमारी यहाँ पर आई थी हमारे देश में। कोरोना बहुत बड़ी एक महामारी हमारे देश में आई और कोरोना महामारी ने हमारे देश की सारी व्यवस्थाओं को जो है वो बिल्कुल क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। मतलब सारी व्यवस्थाओं को इसने बिगाड़ दिया। तो इसका आपको पता है कि शिक्षण कार्य भी इसमें प्रभावित हुआ। कौन सा कार्य प्रभावित हुआ? शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। मतलब कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल जाने से बंद हो गया, हर बच्चा स्कूल नहीं जाता था, तो उनका शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार के द्वारा या हमारे विद्यालयों के द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा ऐसी कौन कौन सी चीजें जो है वो उपलब्ध कराई गई कि उनका पाठ्यक्रम पूरा किया जाए। तो इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल रहा वो रहा हमारा ऑनलाइन शिक्षण का। मतलब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि कोई विशेष परिस्थिति यदि वहां पर आती है तो हमारे विद्यालयों द्वारा, हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा आज पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, पाठ्यक्रम को बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था की जाती है कि वो घर बैठकर बच्चा जो है वो अपना अध्ययन कर पाता है, घर बैठकर बच्चा अपनी पढ़ाई करता है। ये हमारी 4 चीजें जो हैं इसके अंदर आती है। अब अपन अगला पढ़ेंगे उच्च सहायता आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का विकास। मतलब जिनको अधिक आवश्यकता होती है उनका पाठ्यक्रम का विकास किस प्रकार होता है। जिनको अधिक आवश्यकता होती है, उच्च सहायता आवश्यकता वाले, उच्च सहायता आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकास। छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकास, ये चीज अपन को देखना। देखिए व्यापक या उच्च सहायता वाले जो बच्चे होते हैं जिनको की अधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हमारे छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का विकास किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है कि वैकल्पिक पाठ्यक्रम का निर्देश इसमें होता है। वैकल्पिक पाठ्यक्रम, वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर विकल्प मौजूद होते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? विकल्प मौजूद होते हैं। जैसे छात्र को ज्यादा परेशानी है, ज्यादा विकलांगता है या ज्यादा उसकी मानसिक मंदता है, तो उसको क्या करेंगे, एक विकल्प उपलब्ध कराया जाता है जिसमें छात्र स्वनिहित विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा दोनों संदर्भों में दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वनिहित होती है। यदि आप बात करते हैं तो ये होती है छात्र द्वारा स्वनिहित होती है। लेकिन स्वनिहित के साथ साथ आप इसको देख सकते हैं कि ये सामान्य शिक्षा में भी हो सकती है, सामान्य शिक्षा में भी हो सकती है और ये विशेष शिक्षा में भी हो सकती है। मतलब बालक जो है वो खुद निर्धारित करेगा कि इसको सामान्य शिक्षा में अध्ययन करना है या विशेष शिक्षा में अध्ययन करना है, या यदि देखें तो बालक को दोनों में अध्ययन करना है, ये बालक डिसाइड करेगा। ये हमारा जो है छात्र द्वारा स्वनिहित पाठ्यक्रम होता है। इसमें बालक की इच्छा पर निर्भर होता है कि बालक जो है वो अपना शिक्षण कार्य या अपना जो पाठ्यक्रम है वो सामान्य शिक्षा का डिसाइड करता है, विशेष शिक्षा का डिसाइड करता है, या वो दोनों पाठ्यक्रमों को कंप्लीट करने में सक्षम है। तो ऐसे बालक को दोनों के अंदर भी हम पाठ्यक्रम का विकास कर सकते हैं। इसमें यदि जब बालक जो है यदि किसी प्रकार की समर्थन और सेवा की आवश्यकता होती है तो उसको समर्थन और सेवा प्रदान की जाती है। उसको समर्थन व सेवा प्रदान की जाती है। यदि ऐसे बालक को जिनको उच्च सहायता की आवश्यकता होती है
यदि उन बालकों को किसी भी प्रकार के अध्यापक के समर्थन की जरूरत होती है या अध्यापक की सेवा की जरूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको शिक्षक के द्वारा समर्थन और सेवा प्रदान की जाती है। ये भी इस पाठ्यक्रम के अंदर होता है। इसमें ये सबसे बड़ी चीज है, ये यदि अपन को ध्यान रखना है कि इसमें दोनों शिक्षा जो है वो मौजूद रहती है और छात्र के ऊपर इसका डिसाइड करने का विकल्प भी होता है। स्कूल व्यापी बहुस्तरीय सहायता प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए के परिणाम स्वरूप अक्सर छात्रों को सामान्य पाठ्यक्रम में प्रगति के लिए हमारे इसमें आवश्यक सहायता और सेवाओं के आधार पर वर्गीकृत या समूहीकृत किया जाता है। मतलब इसमें अपन को जो बालक होता है उसको सामान्य शिक्षा दी जाती है या विशेष शिक्षा दी जाती है। ये सारी चीजों के आधार पर और उनके समर्थन और सेवा के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं और समूहीकृत। उदाहरण के लिए यदि कोई सामान्य शिक्षा कक्षाओं के बाहर व्यापक और सेवाएं प्राप्त करता कोई भी बालक है, माना कि वो बालक जो है वो सामान्य शिक्षा कक्षाओं के बाहर, मतलब कक्षा के बाहर यदि उसको कोई भी सहायता प्राप्त होती है और उस छात्र को अन्य छात्रों द्वारा प्राप्त किए जा रहे निर्देशात्मक सामग्री या सहयोगात्मक जो सामग्री होती है, गतिविधियां होती हैं, ये उसकी पहुंच से उसको बाहर रखा जाता है। कहने का मतलब यदि कोई बच्चा कक्षा से बाहर यदि उसको कोई सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो हम बालक को इसको बरकरार रखेंगे और उसको कक्ष में जो चीज उपलब्ध हो रही है उसको उसको दूर करेंगे, क्योंकि बालक एक ही जगह सेवा और समर्थन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो दो जगह इसको कर पाए। इसके बाद हमारी एक छोटी सी चीज और इसके अंदर आती है, छात्र की प्रोफाइल वगैरह। छात्र की प्रोफाइल ये भी अपन को देखनी है। इसके बाद अपन इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। छात्र की प्रोफाइल मूल्यांकन के आधार पर, छात्र की प्रोफाइल मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम योजना बनाना। ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए छात्र की प्रोफाइल में आपको पता है कि छात्र की प्रोफाइल के अंदर छात्र की सारी चीजें जो है वो आ जाती है। छात्र उसकी सीखने की जो जरूरतें होती हैं उसको प्रभावी पाठ्यक्रम नियोजन और मूल्यांकन के केंद्र, मतलब यदि आपको बच्चे को कुछ भी सिखाना है, कोई भी सिखाना है, तो पाठ्यक्रम की जो योजना है, जो योजना आपने बनाई है, वो योजना आपके लिए बहुत काम आएगी और वो बच्चा जो है उस योजना के अंतर्गत ही वो आपकी चीजों को सीख पाएगा। शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो बालक के लिए एक अच्छी योजना तैयार करे, पाठ्यक्रम को कंप्लीटली उस योजना के अंतर्गत क्या है समाहित करे और उसको योजना से ही उसको पूरा करने का प्रयास करे। इसमें क्या है कि शिक्षक का अनुभव जो है, शिक्षक के अनुभव का विशेष रोल होता है कि शिक्षक का उस पाठ्यक्रम के प्रति क्या अनुभव है, कितना अनुभव है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी प्रक्रिया और उत्पाद, उसकी विषय वस्तु, प्रक्रिया, उत्पाद को अपन परिणाम के रूप में भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। विषय वस्तु, उसने आपके अध्यापक के द्वारा एक पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए कौन सी विषय वस्तु का चयन किया गया है
और उसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या प्रक्रिया उसने की है और उसका परिणाम उसको क्या प्राप्त हुआ है। ये इसके आधार पर जो एक शिक्षक होता है वो इन सब के आधार पर अपनी पाठ योजना तैयार करता है। अपनी क्या तैयार करता है? पाठ योजना तैयार करता है कि मुझे कल क्या पढ़ाना है। सबसे पहले अपनी वो विषय वस्तु निर्धारित कर लेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया उसके अंदर पाठ योजना के अंदर उसकी होगी और उस पाठ योजना के बाद में बालक के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, बालक कितना किस चीज को कितना सीख पाएगा, इसके सारे परिणाम जो है वो अपनी पाठ योजना के अंतर्गत वो तैयार करेगा और इसमें वो मूल्यांकन भी उसका करेगा। लास्ट में क्या करेगा? मूल्यांकन भी उसके अंदर शामिल होता है। मूल्यांकन से उसको ये पता होता है कि वे जो बालक है वो मेरी पाठ योजना से उसको कितना सीखने को मिला, पाठ योजना मेरी जो है वो कितनी कारगर है। एक अपन का इसमें छोटा सा टॉपिक होता है कि सामग्री में अंतर। सामग्री में अंतर करना, जो आपकी सामग्री है उसमें क्या अंतर है, क्या अंतर करे। सामग्री में आपकी क्या कहेंगे, जैसे जो कौशल है, ज्ञान है, आपकी अवधारणाएं हैं, जो पाठ्यक्रम को बालक तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है, ये सामग्री जो है वो आपकी जैसे कोई वीडियो हो सकती है, कोई व्याख्यान, कोई व्याख्या हो सकती है, कोई एक्सप्लेन हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई ग्राफिक्स हो सकता है। जैसे अपन जो डिजिटल बोर्ड जो होते हैं, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कुछ लोग ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, या ये सारी चीजें जो है वो सब सारी चीजें हमारी सामग्री के अंतर्गत आती है। इस सामग्री में जो अंतर होता है छात्रों की रुचियों के आधार पर इसको हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि छात्र की रुचि क्या है, छात्र किस प्रकार से पढ़ना चाहता है, ऑडियो के द्वारा पढ़ना चाहता है, वीडियो के द्वारा पढ़ना चाहता है, या वो ग्राफिक्स के द्वारा पढ़ना चाहता है। एक इसके अंदर आती है विभेदीकरण की क्रिया। विभेदीकरण की प्रक्रिया, एक इसके अंदर क्या आती है, विभेदीकरण की प्रक्रिया। विभेदीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि छात्र जिस विषय वस्तु को समझते हैं उन्हें पाठ के अगले भाग पर जाने से पहले सीखने की गतिविधियों पर विचार करने और उन्हें आत्मसात करने के लिए समय चाहिए। मतलब जो भी पाठ योजना आप अगले समय के लिए बनाना चाहते हैं, उस अगले समय तक बनाने के लिए आपको सबसे पहले बालक की गतिविधियों को, बालक की क्षमता को, ये सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा। और पहचान करने के बाद ही आप अपना अगली जो पाठ योजना है उसको आप तैयार कर पाएंगे। इसमें जो ये जो प्रक्रिया है विभेदीकरण की, इसमें छात्रों की मूल्यांकन में बहुत आसानी होती है और छात्रों की प्रगति पर निगरानी रखी जा सकती है कि भाई छात्र की प्रगति जो है वो कितनी हो रही है। एक विभेदकारी उत्पाद इसके अंदर और आते हैं, विभेदकारी उत्पाद, ये इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको मुख्य रूप से दो चीजें जो हैं वो ध्यान रखनी है कि शिक्षक छात्रों को प्रारूप चुनने का विकल्प देते हैं। एक तो प्रारूप चुनने का विकल्प होता है, चुनने का विकल्प, एक तो क्या होता है प्रारूप चुनने का विकल्प, और एक छात्र अपने स्वयं के डिजाइन प्रस्तावित करते हैं। एक डिजाइन प्रस्तावित करते हैं। ये चीजें, दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि एक तो प्रारूप चुनने का विकल्प छात्र के पास होता है। छात्र अपने पाठ्यक्रम का प्रारूप जो है वो खुद डिसाइड करता है और उसका डिजाइन भी जो है वो खुद प्रस्तावित करता है छात्र कि मेरे पाठ्यक्रम का प्रारूप कैसा होना चाहिए और उसको किस डिजाइन से तैयार किया जाना चाहिए,
किस डिजाइन से उसको प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ये दोनों चीजें जो हैं हमारी बालक के ऊपर निर्भर होती है। आज हमारे पेपर 5 की जो दूसरी यूनिट है, सेकंड यूनिट जो है वो हमारी यहीं पर खत्म होती है। और हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप इन चीजों को आराम से पढ़ रहे हैं और आपको इससे कोई फायदा हो रहा है, ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हम सही उम्मीद करते हैं जो बच्चे यदि हमारी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से इसको सुन रहे हैं, तो उनको जरूर पेपर में फायदा होने वाला है। और यदि जो यह नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, देखा जाएगा पेपर आएगा जब, तो कुछ नहीं देखा जाएगा भैया। और आप पेपर आपका रहने में आपकी सेकंड लगेगी, आप बहुत पछताएंगे उसके बाद। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जो है वो धीरे धीरे करें लेकिन जारी रखें, कम करें लेकिन डेली करें, रेगुलर करें, और इनके आप अपने लेवल से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बाद में आपसे मिलेंगे। और अभी हम आपके जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। जो हमारा नियमित हम यही देते हैं, यही ईश्वर से कामना करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं किसी पेपर की या कोई कंपटीशन एग्जाम की, ईश्वर उनको उनकी मेहनत का परिणाम, मेहनत का फल अवश्य दे और उनको सक्सेस करे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।